एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में, एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों की लिस्ट में 90% से एक मालिक है। तो लाउड स्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है, और अगर लाउड स्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे नॉन सीरियस। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है नहीं, वहां पे 90% का कोई है नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से करते हैं। अखबार में छोटी सी न्यूज देखी कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में जाकर अपने कपड़े फैशन शो कर रही थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है, फ्रांस के डिजाइनर अपने आप को दुनिया के सबसे टॉप फैशन डिजाइनर मानते हैं। तो मैंने कहा देखो बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर पहली बार फ्रांस के पेरिस में जाकर अपने कपड़े दिखा रही है। 2-3 दिन बाद उसी अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा कि फ्रांस के डिजाइनर्स ने हिंदुस्तान के जो डिजाइनर थी उसका मजाक उड़ाया कि देखो इसको तो डिजाइन ही नहीं आती। तो मेरे 2-3 फैशन डिजाइनर दोस्त हैं जो फ्रांस में, इटली में फेमस फैशन डिजाइनर्स हैं। तो मैंने फोन उठा के मैंने एक फैशन डिजाइनर को फोन लगाया जो मेरा दोस्त, मैंने उससे कहा देखो तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहते हैं क्या? मैंने कहा हिंदुस्तान से एक लड़की आती है, पहली बार आती है, अपने कपड़े दिखाती है, फैशन दिखाती है, और आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर दे। ये ताली मत बजाइए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। तो वो मुझे कहता है देखो तुम लोग सुपर पावर की बात करते रहते हो, मगर ऐसे तुम लोग सुपर पावर कभी नहीं बनते। और अगर तुम सचमुच बात समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूं, मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। मेरा दोस्त है, मैंने कहा देखो बात यह है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है, तुम लोग घबराते हो, तो ऐसे उल्टे सीधे बहाने मत करो। कहता नहीं मैं समझाता हूं। मैं कहता राहुल मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है, हम सबको फैशन डिजाइनर कहा जाता है, मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं है, हम दर्जी हैं। फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है, हम हैं दर्जी। और आप दर्जी से बात कर रहे हो। आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया, मैं उस कपड़े को समझ जाता हूं, छूते ही मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है।
कैसे गिरेगा, कैसे काटा जाएगा, किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा, मैं सब जानता हूं, मैं कारीगर हूं। आपने जो औरत भेजी वो कपड़े को नहीं समझती है, वो जो ड्रेस वो दिखा रही थी वो उसने नहीं बनाया है। उसके बैक ऑफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है। आपने यहां एक दलाल भेजा है, एक दलाल भेजी है, आप उस दर्जी को भेज दो, हम ताली बजाएं। मैं हैरान हूं। उससे कहा कि देखिए आप सुपर पावर की बात कर रहे हो, और जो आपके देश को बनाता है, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो बढ़ई हो, मेटल वर्क्स का काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको आप छुपा के बंद कमरे में रखते हो। और ये औरत जिसको आपने भेजा है, इसको कपड़ा तो समझ नहीं आता, क्यों हम इसकी ताली बजाएं? बहुत गहरी बात बोली। और उसके बाद में सोचने लगा। फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिग्रहण बिल नॉन सीरियस, न्यायगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं, उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेडफोन, वो देखते रह जाते हैं। और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस होता है। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है, इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों की लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही, तो लाउड स्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है। और अगर लाउड स्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस। मैंने अगर इनके हाथ में लाउड स्पीकर दे रखा है, मतलब फुल पावर वाला लाउड स्पीकर, तो बाकी सब बोले ना बोले वो तो नॉन सीरियस ही होगा। वो सीरियस वही है जिसके हाथ में लाउड स्पीकर है।
तो मीडिया में आपका कोई नहीं। और मीडिया को किसका पैसा जाता है? जीएसटी का पैसा जाता है, सरकारें पैसा देती हैं। हर स्टेट की सरकार, दिल्ली की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है, हिंदुस्तान की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है। किसका पैसा है? ये जीएसटी से आता है, ये 90% का पैसा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया अगर 90% का पैसा है तो एक तो लाउड स्पीकर तो पकड़ा दो। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मीडिया में कोई नहीं तो जुडिशरी को देखते हैं। 650 हाईकोर्ट जज हैं, 90% आबादी के बाद 650 में से 100, और वो भी छोटे छोटे। और जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे खत्म। चलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो। 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए उन 200 में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब अगर आप 25 बार किसान कर्जा माफ करो, हिंदुस्तान का किसान का कर्जा 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को दिया है। 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं। तो जहां भी देखो, मीडिया में देखो, प्राइवेट अस्पतालों को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है नहीं, और 90% का कोई है नहीं। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अब मैंने ये भी नहीं कहा, आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, मैं शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे की का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय हो नहीं जा सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो
चाइना से मुकाबला करना चाहते हो तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो कैसे करोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं एक्सप्रेस करते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जाति नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाए, और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। सुनिए, अब लाइफ मिशन में और राजनीति और लाइफ मिशन में फर्क मैं आपको बताता हूं। लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राजनीति में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।